हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा थर्ड चैप्टर का सेकंड आउटकम है अंडरस्टैंड द रेगुलेशंस ऑफ इंटरमीडियरीज। तुम्हारा पहला इंटरमीडियरीज है यहाँ पे वेब एग्रीगेटर्स। तो वेब एग्रीगेटर्स होते क्या हैं? कहते हैं वेब एग्रीगेटर्स वो हैं जो किसी इंश्योरेंस पॉलिसी की, इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज़ की को डाटा को कंपाइल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू द कंपनीज ऑन ए वेबसाइट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ की अपनी वेबसाइट के थ्रू वो प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे पॉलिसी बाज़ार, वो एक वेब एग्रीगेटर है। ठीक है, तो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कहते जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसके अलावा भी वो ये ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ है, इसके प्लस भी कुछ हो सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड द फॉलोइंग। तो पहला कहते वो एक आदमी होना चाहिए एज़ पर द रेगुलेशन ऑफ द रेगुलेशन 2(1). ठीक है, यहाँ पे ये एक रेगुलेशन दिया है, रेगुलेशन 2013 अमेंडमेंट 2017। ठीक है, तो ये IRDAI.gov.in पे ये ज़्यादा डिटेल अगर पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो वेब एग्रीगेटर की। तो फर्स्ट कहते हैं वो पर्सन होना चाहिए एज़ पर द रेगुलेशन 2 सबसेक्शन 1। कहते हैं मोमेंडम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द कंपनी और सच अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द एप्लीकेशन शैल हैव बिजनेस ऑफ वेब एग्रीगेटर्स एग्रीगेशन ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट ओनली इन द मेन ऑब्जेक्ट। तो उसका मेन ऑब्जेक्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल ही करना होना चाहिए, उसका कुछ और मोटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कहते हैं जो एप्लीकेंट है, जो वेब एग्रीगेटर में अपनी फाइल करता है अप्लाई, ठीक है, वो किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका मेन पर्पस उसी प्रोजेक्ट को, उसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना चाहिए जो उसके लिए है। जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो वही इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेंट को प्रोवाइड करवाए, कि ऐसा नहीं कि कुछ और भी उसी वेबसाइट के थ्रू बेचे, वो नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ है एप्लीकेंट शैल नॉट बी लाइसेंस्ड। अच्छा, उसके पास कोई और लाइसेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो बंदा वेब एग्रीगेटर के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास कोई और लाइसेंस नहीं होना चाहिए। कौन सा लाइसेंस? या कोई इंश्योरेंस एजेंट, कॉर्पोरेट एजेंट, माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट, TPA, सर्वेयर, लॉस असेसर या कोई अदर इंटरमीडियरीज का उसके पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ उसके पास ऐसा नहीं कि वो इंश्योरेंस कंपनी की रेफरल पे काम करे, कि हाँ जी सिर्फ एक ही इंश्योरेंस कंपनी के रेफरल दे रहा है कि हाँ जी आप इसी की पॉलिसी करवाओ, कि कुछ रेफरल अरेंजमेंट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें सिक्स्थ है, जो कहते हैं एप्लीकेंट शैल नॉट बी रिलेटेड टू द पार्टी। सेम चीज़ बताया कि कोई इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस ब्रोकर, कॉर्पोरेट एजेंट या किसी एक इंटरमीडिएरी पे वो काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो उसको ओवरऑल सारा देखना पड़ेगा। तो इसमें एक बी पॉइंट है, जैसे कहते प्रिंसिपल ऑफिसर है जो उनका, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज़ पर द शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो उनका प्रिंसिपल ऑफिसर है वेब एग्रीगेटर फर्म का, शुड हैव अंडरगो 50 आवर्स ट्रेनिंग। इनिशियली 50 आवर वो ट्रेनिंग लेगा और 25 आवर्स की उसकी रिन्यूअल ट्रेनिंग होती है एट द एंड ऑफ द एवरी 3 ईयर आफ्टर देयर आफ्टर। ठीक है, 3 साल के बाद, यानी कि 3 साल इसकी वैलिडिटी होती है, मीन्स के लाइसेंस 3 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफिसर, डायरेक्टर या प्रमोटर या उसका शेयर होल्डर या पार्टनर या किन्हीं की मैनेजमेंट पर्सनल शुड हैव, जो उसका आदमी है, शुड फुलफिल द कंडीशंस इन द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उसका वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तभी वो उसमें काम कर सकता है। इसमें है वेब एग्रीगेटर शुड नॉट हैव वायलेटेड द ऑब्लिगेशंस। जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो उसकी ड्यूटी हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी वो वायलेट ना करे, उसको तोड़े ना। ठीक है, एज पर द स्पेसिफिक शेड्यूल ऑफ द 6 एंड द कोड ऑफ कंडक्ट एज द स्पेसिफाइड ऑफ द 7 ऑफ दीज रेगुलेशंस। तो 6-7 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी ऑब्लिगेशंस है, उसको वायलेट, उसको तोड़े ना, उसको नष्ट ना करे, उसके अकॉर्डिंग काम करे, तो वही उसके लिए एलिजिबल होगा। यहाँ पे लिखा है लास्ट लाइन में, कहते द अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द ग्रांट ऑफ लाइसेंस विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर। ठीक है, तो वो पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा जो इसमें सेकंड पॉइंट है कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो पहला तो यही है कि वो जो वेब एग्रीगेटर फर्म है वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर द कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग।
ठीक है। दूसरा, वेब एग्रीगेटर का नेट वर्थ अराउंड 25 लाख एट ऑल टाइम होना चाहिए, हमेशा 25 लाख मिनिमम नेट वर्थ होना चाहिए, नॉट लेस देन, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए 25 लाख के। ठीक है। तो नीचे लिखा है जैसे वेब एग्रीगेटर है उसको एक नेट वर्थ के स्टेटस एवरी हाफ ईयर देना पड़ता है। ठीक है। 2 टाइम उसको, मतलब हाफ ईयरली, यानी कि 2 टाइम उसको अपना नेट वर्थ का स्टेटस देना पड़ेगा। पहला कब है, एक तो 13 सितंबर को और दूसरा 31 मार्च को एवरी ईयर उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो कि हाँ जी उसके पास इतनी नेटवर्थ है। ठीक है। तो जो वेब एग्रीगेटर होल्डिंग ऑफ द इक्विटी शेयर, अगर किसी वेब एग्रीगेटर है उसके इक्विटी, वेब एग्रीगेटर ने इक्विटी शेयर होल्ड की है, या कोई कंट्रीब्यूटर ऑफ इंश्योरेंस है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहा है वेब एग्रीगेटर फर्म में, तो कहते हैं 49% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके कैपिटल, इक्विटी कैपिटल ऑफ इंश्योरेंस है। ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट दीज रेगुलेशंस एंड कैलकुलेशन ऑफ दीज होल्डिंग इक्विटी शेयर्स बाय वन और मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एप्लीकेंट कंपनी शैल बी डिटेल इन द गिवन फॉर्म ए में। फॉर्म ए कौन सा है, मैनर ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द इक्विटी कैपिटल हेल्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टमेंट शेड्यूल। ठीक है, 8th। तो ये उसके अकॉर्डिंग दिया कि यानी कि 49% भावें 1 है भावें 2 है, तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ वेब एग्रीगेटर। तो इसमें ड्यूटी और फंक्शंस क्या है, पहला तो है कि एज़ पर रेगुलेशन 30 के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। ठीक है। जो हर एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी की होएगी, डिफरेंट डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी की, जिनके साथ वो साइंड एग्रीमेंट करेगा विद द वेब एग्रीगेटर। वो क्या करेगा, वो वैसी एक्टिविटी कैरी करेगा। ठीक है। कैरी आउट द एक्टिविटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ लीड जनरेशन फॉर द इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक लीड जनरेट करेगा। ठीक है। उनके लिए इनकम का सोर्स बनेगा, मीन्स के पॉलिसी इंटरमीडिएटरी काम करेगा ऐसे। ठीक है। और साथ ही साथ जो वेब एग्रीगेटर है वो इंश्योर करेगा कि जो उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो उनकी वेबसाइट है, पोर्टल है, या उनकी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड के अंदर है कि नहीं है। ठीक है। वो भी इंश्योर करेगा। मैनेजमेंट सिस्टम आर इन कंप्लायंस विद द जनरली एक्सेप्टेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर है, क्योंकि कई प्राइवेसी भी मैटर करती है कि वेबसाइट में कस्टमर अपना डाटा एंटर कर रहा है, तो उसके सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। इसीलिए प्रोसीजर इन द फोर्स इन इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो करना चाहिए, ज़रूरी है उसके लिए टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ वो इंश्योर करेगा कि लीड्स अदर डाटा इज़ ट्रांसमिटेड टू द इंश्योरर एंड अदर यूजिंग सिक्योर लेयर्ड इनक्रप्शन टेक्नोलॉजी लाइक 28 इनक्रप्शन। ये एक एग्ज़ाम में भी आया था। ठीक है। तो कहते हैं इसमें क्या है, ये कहते हैं जो उसके टोटल उसकी जो कस्टमर की प्रोटेक्शन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट लेयर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इनक्रप्शन टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग, लाइक जैसे 128 बिट इनक्रप्शन होनी चाहिए। ठीक है। सिक्योरिटी जैसे कहते हैं यूज़ ओनली RBI लाइसेंस्ड पेमेंट गेटवे, जो पेमेंट गेटवेज होती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी है, कहते हैं जो RBI लाइसेंस्ड पेमेंट गेटवेज हैं उनके थ्रू वो कलेक्शन करेगा, ट्रांसफ़र करेगा प्रीमियम का इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी, और कस्टमर से भी वो प्रीमियम लेगा, किसके अकॉर्डिंग, RBI लाइसेंस्ड प्रीमियम गेटवे के अकॉर्डिंग। ठीक है। और इज़ ऑथराइज्ड बाय द इंश्योरर टू कलेक्ट प्रीमियम बिहाफ ऑफ द इंश्योरर। ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसमें, इंश्योर टू गेट द इंफॉर्मेशन सिस्टम बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग द एग्रीगेशन वेबसाइट पोर्टल लीड मैनेजमेंट सिस्टम डाटा सेंटर होस्टिंग वेबसाइट पोर्टल लीड मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटेड बाय CERT इम्पैलेंड इंफॉर्मेशन। तो जो सेम चीज़ है कि जो उसके कस्टमर की वो है, उसके किसके द्वारा ऑडिट की जाएगी, इसके द्वारा। ठीक है। ऑडिट की जाएगी। सिक्योरिटी ऑडिटेड ऑर्गेनाइजेशन वंस इन द फाइनेंशियल, साल में एक बार, एक फाइनेंशियल ईयर में उसका ऑडिट होएगा। वो सबमिट, जो ऑडिट कंपनी है वो एक ऑडिट कंपनी एक ऑडिट सर्टिफिकेट देगी या रिपोर्ट देगी IRDA को, और द इंश्योरर एंड द इंश्योरर विद द फॉर्म ऑफ वेब एग्रीगेटर हैज़ एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट, कि हाँ जी वो उसी एग्रीमेंट है विद इन द 15 days ऑफ द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सेम। ठीक है।
और कुछ एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले भी नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ उसमें मतलब वो वेबसाइट सिर्फ इंश्योरेंस के लिए और वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट कंपैरिजन वगैरह दिखाएगा और कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं कुछ अपना और किसी और मल्टीपल वेबसाइट के साथ या टाइप भी नहीं कर सकता। वेब एग्रीगेटर शैल नॉट ऑपरेट मल्टीपल वेबसाइट, वो डिफरेंट वेबसाइट यूज़ नहीं कर सकता। टाइप भी नहीं कर सकता। अप्रूव डिसअप्रूव लाइसेंस्ड एंटाइटीज़ वेबसाइट, चाहे उसके पास लाइसेंस है नहीं लाइसेंस है, वो और वेबसाइट के पास एंटर वो उसमें टाई अप नहीं कर सकता, ठीक है, उसमें उसके साथ नहीं मिल सकता। और ठीक है ना, कोई डोमेन अलग बना के मल्टीपल डोमेन यूज़ कर सकता है। डोमेन क्या है, अभी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनका एक वेबसाइट www.policybazaar.com या कुछ ऐसे है, तो वो डोमेन चेंज करके कुछ नहीं वो कर सकता, ठीक है। तो यही है इसमें। और कहते हैं ऑपरेट द वेबसाइट, वेब एग्रीगेटर से शैल नॉट ऑपरेट द वेबसाइट ऑफ द फाइनेंशियल कमर्शियल मार्केटिंग और सेल्स सर्विस एंड एंटाइटीज़ और यूज़ ऑफ सोशल मीडियाटीज एक्सेट्रा कंपैरिजन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। वो मतलब फाइनेंशियल कमर्शियल के लिए वो भी नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें लिखी है कि वो सिर्फ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है तो इंश्योरेंस बिजनेस ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे नॉमिकल्चर ऑफ द वेब एग्रीगेटर, नॉमिकल्चर क्या है कि हाँ जी, वो जैसे पॉलिसी बाजार वेब एग्रीगेटर है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि नाम से ही पता लगना चाहिए कि उसमें जैसे पहले लाइन में लिखा है कि ऑल वेब एग्रीगेटर्स शैल हैव द वर्ड इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर और इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर्स, यानी कि उसके नाम के साथ वो लगा होना चाहिए कि हाँ जी जो कस्टमर है वो पहचान कर सके कि हाँ जी ये ब्रोकिंग कंपनी कौन सी है, वेब एग्रीगेटर है, एजेंट है, कॉर्पोरेट एजेंट है, क्या है। इसीलिए वो कहते हैं कि फर्स्ट रूल है जो एप्लीकेशन के साथ अटैच होता है, जो एप्लीकेटिंग कंपनी है उसको ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो उसको उसके साथ वेब एग्रीगेटर अपने नाम के साथ लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उसी को नॉमिकल्चर बोलेंगे, ठीक है। कहते हैं एवरी लाइसेंस इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर शैल डिस्प्ले इन ऑल इट्स कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेसेस स्टेक होल्डर्स इज नेम रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी एड्रेस रजिस्टर्ड इन द कॉर्पोरेट ऑफिस IRDA लाइसेंस नंबर वैलिडेट इन द पीरियड ऑफ द लाइसेंस। तो सब जगह पे वो वेब एग्रीगेटर जो उसने पहले नाम रखा इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर ने, तो वही सब जगह पे रहेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि बिना अथॉरिटी की अप्रूवल वो वेब एग्रीगेटर अपना नाम चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अभी ठीक है, वेब एग्रीगेटर तो ठीक है, वेब एग्रीगेटर के पास लाइसेंस आ गया, 3 साल के लिए वैलिड है, ये हमने सब पढ़ लिया, ठीक है। अभी आगे एग्रीमेंट ऑफ द इंश्योरर विद ए वेब एग्रीगेटर। अभी इंश्योरेंस कंपनी का वेब एग्रीगेटर के साथ एग्रीमेंट कैसे होता है, ठीक है। कहते जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं डिज़ायर जो होती हैं कि हाँ जी वो वेब एग्रीगेटर के साथ काम करना चाहती हैं, तो उनको वेब एग्रीगेटर के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। वो एग्रीमेंट अप्रूव कौन करता है, अथॉरिटी जो IRDA है वो अप्रूव करती है ये एग्रीमेंट। कहते हैं ये टाइम फ्रेम एंड मूड, ठीक है, आफ्टर मिशन ऑफ ऑब्सलीटो, मतलब उसको टाइम टू टाइम वो बताना पड़ता है। ओनर्स ऑफ कंप्लाइंग विद द रेगुलेटरी एंड अदर लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द बोथ पार्टीज टू द एग्रीमेंट। तो जो ओनर्स ऑफ कंप्लाइंग जो उसके साथ रेगुलेटरी को वो ओनर्स है प्रूफ जो रहेंगे उसके वो प्रोवाइड करवाता है बोथ पार्टीज़ के, ठीक है। आइडेंटिफाई करवाता है डिफरेंट डाटा, ठीक है, जैसे नेम प्रोडक्ट क्लाइंट कॉन्टैक्ट डिटेल एक्सेट्रा एग्रीमेंट में मेंशन होता है। टाइम फ्रेम होता है कि वो कब तक उनका एग्रीमेंट वैलिड होता है, ठीक है। द एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरेंस एंड वेब एग्रीगेटर शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो ये जैसे वेब एग्रीगेटर का लाइसेंस 3 साल तक वैलिड है, जो इंश्योरेंस कंपनी और वेब एग्रीगेटर का जो एग्रीमेंट है वो भी 3 साल तक के लिए रहेगा। यहाँ लिखा है सब्जेक्ट टू द वैलिडिटी ऑफ द लाइसेंस ऑफ वेब एग्रीगेटर, जहाँ तब तक जब तक वेब एग्रीगेटर का लाइसेंस वैलिड है, ठीक है। और साथ ही एक हम मिस कर दिया, ये टाइम फ्रेम ऑफ द पीरियड प्रीमियम फीचर टेबल ऑफ द एग्रीमेंट प्रोडक्ट्स वेब एग्रीगेटर आफ्टर कंक्लूडिंग द एग्रीमेंट एंड कीपिंग द देम अप टू डेट करके उसका प्रीमियम टाइम फीचर टेबल, ठीक है, प्रीमियम टेबल सब कुछ वो उसमें एग्रीमेंट में बताता है कि इतना प्रीमियम रहेगा, इतना टाइम फ्रेम रहेगा, इतने साल की पॉलिसी है, ये है, वो सारा कुछ उसमें वो एग्रीमेंट में मेंशन होएगा। तो यहाँ पे है डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट कंपैरिजन ऑन द वेबसाइट। जैसे हमने पहले पढ़ा है ये वाला कि वो क्या क्या चीज़ें शो नहीं कर सकता, अभी वो क्या चीज़ें शो कर सकता है, कहता है जो पर्सपेक्टिव विजिटर है, ठीक है,
उसकी जो इंफॉर्मेशन है could be shared prospective visitors particular could be shared with the insurer, वो इंश्योरेंस के साथ वो शेयर कर सकता है। इंश्योरर इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोलिटिकेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट इज़ द इंश्योरर विद होम अवर कंपनी हैज़ एग्रीमेंट, तो वही उसके साथ वो शो करेगा जिसके साथ उसका एग्रीमेंट है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन द वेब एग्रीगेटर शैल बी ऑथेंटिक एंड बी बेस्ड सोलली ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द इंश्योरर, जो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा वही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वो प्रोडक्ट के बारे में अपनी वेबसाइट पे शो कर सकता है, ठीक है। तो वेब एग्रीगेटर शैल नॉट बी डिस्प्ले, अच्छा वो जो वेब एग्रीगेटर है, ठीक है, वो कंपनी किसी एक कंपनी पे बायस नहीं हो सकता, मतलब एक कंपनी की तरफ झुक नहीं सकता। वो किसी कंपनी की रेटिंग नहीं बताएगा, रैंकिंग नहीं बताएगा, कुछ इंडोर्समेंट है या बेस्ट सेलर है या बैड सेलर है, बेस्ट या बैड सेलर है, कुछ भी अपनी वेबसाइट पे शो नहीं करेगा। सिर्फ क्या शो करेगा, कंपैरिजन शो करेगा, यानी कि उसका जो डिस्प्लेट होएगा वेब एग्रीगेटर वेबसाइट पे तो वो अनबायस होएगा और फैक्चुअल इन द नेचर, और जो नेचर है फैक्चुअल इन नेचर है उस पर वो डिपेंड रहेगा, ठीक है। और उसमें दो कैटेगरी रहेगी, लाइफ वो अपनी एक कैटेगरीज बनाएगा, कौन सी लाइफ एंड नॉन लाइफ वाली, ठीक है। तो कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी एज द मेंशन अबव इन द कंपेयर कैन बी कंपेयर्ड, तो ठीक है। और बेसिक फीचर रहेंगे उसमें, प्लान, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम कितना रहेगा, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, ठीक है, ऐसे एजेस, मिनिमम मैक्सिमम मैच्योरिटी एक्सेट्रा, ये सारा कुछ उसमें रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट कंपैरिजन बताएगा डिस्प्ले में अप टू डेट एंड रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर एंड द प्रोडक्ट, और सही से पिक्चर बताएगा और उस प्रोडक्ट के बारे में। वेब एग्रीगेटर शैल डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द इंश्योरर, जो इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करवाएंगी वही वेब एग्रीगेटर उसमें वेबसाइट में बताएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये उसके लिए वेब एग्रीगेटर क्या इंटीग्रेटर, हाँ, जो वेब एग्रीगेटर है वो इंटीग्रेट कर सकता है अपनी वेबसाइट इंश्योरर के साथ, इंश्योरर की वेबसाइट के साथ, ऑनलाइन सेल्स के थ्रू या रजिस्ट्रेशन ऑफ द कस्टमर डाटा और प्रपोजल फॉर्म के थ्रू, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट स्टेटेड अंडर द 13 अबव मे बी स्पेसिफाइड टाइम टू टाइम बाई IRDA, ठीक है। र्यूमरेशन क्या है, र्यूमरेशन क्या होता है कि मानो वेब एग्रीगेटर काम तो कर रहा है, र्यूमरेशन इज अ वन सॉर्ट ऑफ अ कमीशन, ठीक है। अभी कमीशन वेब एग्रीगेटर को कमीशन कौन देता है, वेब एग्रीगेटर को कमीशन इंश्योरेंस कंपनी देती है, ठीक है। तो जैसे वो फ्लैट फ़ी है उसमें वो 50,000 पर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट पे 50,000 से ज़्यादा वो चार्ज नहीं कर सकती है ना, कुछ ऐसा है इसमें। ए फ्लैट फी ऑफ नॉट एक्सीजिंग 50,000 पर ईयर टुवार्ड ईच प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का जो उसमें डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले कहाँ करते हैं, वेब एग्रीगेटर अपनी साइड में कंपैरिजन चार्ट में, ठीक है। तो यही है। इसमें एक और है लास्ट, जो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लाइंस है, जो इनका प्रिंसिपल ऑफिसर है वो ईच फाइनेंशियल ईयर में एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है अथॉरिटी को, उसमें एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वो सर्टिफिकेट क्या कंफर्म करता है, वो कंफर्म करता है कि जो वेब एग्रीगेटर है उसने कंपाइल किया है, मतलब जो प्रोविज़न जो रेगुलेशन है उसके फाइनेंशियल ईयर के जो पहले तो वो उसने प्रॉपर फॉलो किए हैं, वो सर्टिफिकेट बताता है। सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करवाता है, प्रिंसिपल ऑफिसर।